Hello everyone, how are you? Good, sir. क्या पढ़ा हुआ था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? सर चैप्टर खत्म कर दिया था हमने इस सर चैप्टर में खत्म कर दिया था। So we were about to start with human reproduction, है ना? यस सर, आपने जेस्टेशन पीरियड सबके बता दिए थे। ठीक है, मैंने जेस्टेशन पीरियड बता दिया, राइट? तो देखिए, जेस्टेशन पीरियड आपको याद रखना होगा नीट के लिए, है ना? वो इम्पोर्टेंट है नीट के एंगल से। कई बार जेस्टेशन पीरियड पूछे गए कई सारे ऑर्गेनिजम्स के, तो मैंने जिनके लिखाए थे फ्रिक्वेंटली उन्हीं के पूछे गए। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। जेस्टेशन पीरियड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें कई बार समझ लेते हैं, जैसे कौन कौन है, जुआलिया, साद, दिशा, आमना, अनुष्का। अच्छा, मैत्री इज नॉट देयर, कई सारे लोग गायब भी हैं अभी। देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। या एक्सेसरी सेक्स सेक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और आपको पता भी होना चाहिए। इवन बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाते हैं चीजें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो और कुछ इसके अलावा ये तो मैं आपको बताऊंगा कि जेस्टेशन पीरियड मैंने बता ही दिया आपको। सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है क्या? मेरी आवाज कट रही है? यस सर, सही नहीं आ रही बहुत अभी? हल्की। अभी भी? कैसे कट? अभी कट कट के आ रही है? अब बेटर है सर, आई थिंक। बेटर है? अभी ठीक है ना? यस सर, अब बेटर है। यस सर। यस अच्छा, सर। थोड़ी लो भी है। एक्चुअली आई एम नॉट वेल, इसलिए लो क्या भी है। हुआ सर? तो ये भी एक फैक्टर है। तो अभी आपको लो आए तो आप बोलना थोड़ा सा, मैं अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दूंगा। यस सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये मैंने आपको बता दिया था। और कुछ बेसिक चीज रह गई है नहीं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, और एसेसरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, ये कई बार उनको एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। वो होते क्या चीज है, देखिए। तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेनली वो एक्चुअली ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमीट पैदा करते हैं, गैमीट बनाने का। सो मेनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गैमीट। सो दे प्रोड्यूस गैमीट। और वही अगर मैं इस बात को थोड़ा सा टेक्निकली कहूं तो मैं कहूंगा कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमिटोजेनेसिस। तो ये ऑर्गन गैमिटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस लाइक दो तरह से हो सकती है ना? तो अगर हम मेल में बात करेंगे तो इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जामिनेशन के लिए भी। और इन द सेम टाइम नीट के एग्जामिनेशन में कैसे आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और बोर्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, तो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, और वहीं पर फीमेल में एग का फॉर्मेशन oogenesis, है ना? तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के जो प्रोसेस होती है, इट टेक्स प्लेस इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये दो ही होते हैं, ये आपके टेस्टिस हो गए, है ना, और ओवरी। तो टेस्टिस और ओवरी में होता है, राइट? अब दूसरी जब मैं बात करूं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, है ना, या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं which which are not responsible for producing gamete, but
दे प्ले सपोर्टिंग रोल, है ना, उस किसी भी ऑर्गन को जो सपोर्टिंग रोल में हो, मतलब कि दे आर मेनली गैमीट ट्रांसफर, मेनली दे आर गैमीट ट्रांसफरिंग डक्ट। ऐसी डक्ट जिनके थ्रू गैमीट ट्रांसफर होते हैं, है ना, तो ये गैमीट ट्रांसफर में मेनली हेल्प करते हैं, इनको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है एसेसरी या एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर। एसेसरी और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो एसेसरी या एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो डिस्क्रिमिनेट करती है मेल और फीमेल में, किसी भी, नॉट इवन इन ह्यूमंस, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी एनिमल में, जो मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, beard and mustache are accessory sex characteristics which discriminate between male and female, है ना। तो इनको हम accessory sex characteristics बोलते हैं। तो तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप पहले नोट करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। मैं लिखवा देता हूं क्योंकि आपको लिखना भी होगा, है ना, सिर्फ समझना नहीं, आपको लिखना भी होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स पहले हेडिंग डालेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर मेनली gonads, full stop. These are the organ, सर आर मेनली के बाद क्या? full stop. Primary sex organs are gonad, full stop. These are the organ which produces gamete or sex cell and they secrete hormone. Full stop. For example, in human, FSH and LH. What's FSH? FSH मैं लिख देता हूँ, आपको पता नहीं होगा अभी। FSH अभी मैं बता दूं, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन, अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए मैं ज्यादा इस पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन FSH एंड LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको बोलते हैं, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप इसमें टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, बस लिख लीजिए अभी, है ना। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन FSH एंड LH आर सीक्रेटेड बाय gonads. In male, testes are responsible for spermatogenesis and ovaries are responsible for oogenesis. Full stop. Full stop. Next है secondary sex organ. They include reproductive or
genital tract, reproductive or genital tract that transport gamete and help in reproductive process. अंडरलाइन करेंगे, they do not produce gamete or hormone. They do not produce gamete or hormone. Third heading, accessory or external sex characteristic. Accessory or external sex characteristic. These are the characteristic which distinguish two sexes, that is male and female. They play indirect role in sexual reproduction. देखो एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, एडम्स एप्पल इन मेल, ह्यूमन की बात की जा रही है, एडम्स एप्पल इन मेल subcutaneous fat in female. Subcutaneous fat in female. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है आप? नो सर। ठीक है, अब देखो, अब हेडिंग डालेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो ऐसा है, पहले मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको समझा देता हूँ, ठीक है, डिटेल में, है ना। पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में लिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे आपको, है ना, जब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, राइट। ठीक है, तो देखिए, दिख रहा है ना सबको? क्लियर है? यस सर। देखो, एक देखो, सबसे पहले आप समझिए मेरी बात को। ये तो हो गया टेस्टिस वाला पार्ट, है ना, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या स्पर्मेटोजेनेसिस होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी हम सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर टेस्टिस है, टेस्टिस जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोसेस को आप बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये आपका हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वो स्पर्म ट्रेवल करके पहले इस वाले पार्ट पे पहुंच जाते हैं, एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए टेम्परेरी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और ये पार्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है। और ये इसके बाद ये एपिडाइडमिस से ही यहाँ पे कनेक्टेड एक वास्ट डिफरेंस ट्यूब होती है। वास्ट डिफरेंस ट्यूब से होते हुए ये स्पर्म पहुंचते हैं कहाँ पर, यहाँ पर इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट पे जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साथ में सेमिनल वेसाइकिल नाम की एक वेसाइकिल। यहाँ पे स्पर्म बिल्कुल स्टोर नहीं होते, आप ये मत समझिएगा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्पर्म स्टोरेज पार्ट। ये क्या करती है, यहाँ पे इसमें कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल होते हैं जो कि इनको ऐड कर देती है। ऐड करने के बाद जिससे कि स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है, और ये एसिडिक मटेरियल होता है, राइट। तो इससे न्यूट्रिशन इनको प्रोवाइड कराती है। साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, इसी को हम कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है, स्पर्म रिलीज होने से पहले इससे एक बेसिक सब्सटेंस सिक्रीट होता है, म्यूकस जैसा सब्सटेंस होता है, वो हार्मोन होता है, वो सिक्रीट होता है। तो कॉपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, वो करता क्या है। अब देखो मेन चीज क्या है कि यहाँ पे पीछे से आप देख पा रहे होंगे कि ब्लैडर जो लिखा हुआ है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, यहाँ से यूरिन सिक्रीट होता है ना। तो यूरिन के पास होने की भी जगह यही है, तो यूरिन यहाँ से सिक्रीट होता है। तो यूरिन यहाँ से होता हुआ, है ना, और इस यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास होता है, यूरेथ्रा के थ्रू। तो यूरिन के भी पास होने की जगह यही है, मतलब सेम ट्यूब है जहां से यूरिन भी पास होता है, और इसी ट्यूब से स्पर्म पास होने होते हैं। यूरिन एसिडिक होता है, अगर जिसकी वजह से बार बार यूरिन पास होने की वजह से ये जो ट्यूब होती है एसिडिक होती है। अगर इसमें डायरेक्टली स्पर्म सिक्रीट कर दिए जाएंगे तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी और स्पर्म मर जाएंगे। तो इससे पहले कि स्पर्म रिलीज हो, क्या करना होता है कि इस पाइप को, इस ट्यूब को क्या करना होता है, बेसिक बनाना होता है, जिससे कि स्पर्म सर्वाइव करे। वरना यूरिन एसिडिक चीज होती है और इसकी एसिडिटी की वजह से स्पर्म मर जाएंगे, है ना। तो कॉपर्स ग्लैंड क्या करती है कि यूरिन सिक्रीट हो स्पर्म सिक्रीट होने से पहले अपने यहाँ से एक बेसिक मटेरियल सिक्रीट करती है। वो क्या करती है, यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करके बेसिक कर देती है और इसकी एसिडिटी को खत्म कर देती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड से, यहाँ से भी कुछ लिक्विड मटेरियल और हार्मोन्स, जिनको कि हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, वो भी सिक्रीट होते हैं। उनके साथ इन तीनों तो सेमिनल वेसाइकिल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, और साथ में यहाँ से रिलीज हुए स्पर्म, ये तीनों चीजें मिल करके यहाँ से रिलीज होती हैं। ये पूरी की पूरी प्रोसेस स्पर्म रिलीज होने की प्रोसेस, ठीक है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने आपको बता ही दिया, हार्मोन सिक्रीट करती है। सेमिनल वेसाइकिल मैंने आपको बता दिया। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं, कंफ्यूज मत करिएगा, मैं लिख देता हूँ। इसी को बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, ये हमारी कॉपर्स ग्लैंड, राइट। सो एक और खास बात, ये जो तो टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं। मतलब कि जब कोई भी बच्चा अपने मदर के अंदर, मतलब कोई मेल बेबी, मेल फिटस अपनी मदर के अंदर डेवलप हो रहा होता है, तो सेवेंथ मंथ में ये जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चा जब तक 7 मंथ का नहीं हुआ था तो वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर थे। आफ्टर 7 मंथ दे कम्स आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, और बाहर ये सस्पेंडेड होते हैं। जिस पाउच में सस्पेंडेड होते हैं उस पाउच को स्क्रोटम कहा जाता है। स्क्रोटम या टेस्टिस के बाहर होने के पीछे रीजन ये है कि ये जब बॉडी से बाहर होते हैं तो इनका जो टेम्परेचर होता है, इनका टेम्परेचर बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जिससे कि स्पर्म सर्वाइव करते हैं। कई बारी एबनॉर्मलिटी में ऐसा भी होता है, कुछ लोगों में ये टेस्टिस बाहर नहीं निकलते, बॉडी के अंदर रह जाते हैं, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में रह जाते हैं। वो लोग स्टेराइल होते हैं, वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनके स्पर्म की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो स्पर्म की डेथ ना होने पाए, स्पर्म सर्वाइव कर पाए, इसलिए ये जो स्क्रोटम होते हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं।
their purpose is to cool down the H. क्लियर है भाई? यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब आप एक काम कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नो डाउट आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपके बुक्स वगैरह में जितना बड़ा होगा उससे बहुत ज्यादा इजी है। सो आप इसे ड्रॉ कर लेंगे और इजीली आप इसको स्कूल में भी अपने ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, यस सर। देवांशी, जुआरिया, तिशा, सब लोग को समझ आ यस रहा है सर। ना? अनुष्का, यस सर। ठीक है। देखो किसी को कहीं पे भी कोई डाउट हो ना, कितना भी बेसिक, बिल्कुल पूछिएगा, एकदम बिंदास होकर पूछिएगा, है ना? मतलब डोंट हेजिटेट। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको कितनी भी बेसिक चीज होगी नहीं समझ में आएगी, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ये मेरा काम है, ठीक है ना? बस पूछना आपका काम है। बस अगर आपको नहीं समझ में आए कितनी भी बेसिक चीज हो, आप बिल्कुल खुल के पूछिएगा। ठीक है, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम, कोई हमारे पास ना ही टाइम की बाउंडेशन है ना, कि कोर्स जल्दी करवाना है या वैसे कुछ कराना है। आई विल टेल यू, ठीक है? इसलिए एकदम बिंदास होकर पढ़िए, एकदम कूल होकर के। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेडिंग डालिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्क्रोटम, सबसे पहले स्क्रोटम is a pouch like structure. Scrotum is a pouch like structure which arise from lower abdominal wall, which arise from lower abdominal wall full stop. The testis originate in full stop. The testis originate in the abdominal cavity. Testis originate in the abdominal cavity. अंडरलाइन करेंगे, ये नीट का भी क्वेश्चन है। टेस्टिस ओरिजिनेट इन द एब्डोमिनल कैविटी बट latter during 7th month of development but later during 7 months of development they come out permanently into scrotal sac. Full stop. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। स्क्रोटम act as thermoregulator maintaining the testis at a temperature to 2.5 degrees centigrade to 2.5 degrees centigrade lower than body full stop. This protect sperm against relatively high body temperature. Sir, please pardon. After body.
This protect sperm against relatively high body temperature. Full stop. Failure of the testis to descend in scrotum causes sterility. Failure of the testis to descend in scrotum causes sterility. Descent in scrotum. हाँ, descent. DESCENT. ठीक है, मतलब abdominal wall से बाहर नहीं निकल पाता सर। एग्जैक्टली मैंने अभी बताया ना कि अगर 7th मंथ में वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं, टेस्टिस बनता है, एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्मेशन होता है, लेकिन जैसे मेल बेबी 7 मंथ का हुआ तो उसका जो टेस्टिस होता है वो उसके एब्डोमिनल कैविटी से निकल करके स्क्रोटम में बाहर आ जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ है ना, अगर वो डिसेंड नहीं हुआ 7 मंथ में, तो स्क्रोटम रह जाएगा, स्क्रोटम तो बाहर ही रहेगा, लेकिन उसका टेस्टिस रह जाएगा एब्डोमेन के अंदर। अब वहां पे टेम्परेचर तो बॉडी टेम्परेचर के बराबर रहेगा 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस टेम्परेचर पे स्पर्म डेथ हो जाएगी, स्पर्म बन ही नहीं पाएंगे, तो वो स्टेरिलिटी कॉज करेगा। ठीक है, ठीक, ओके। अब मैं दिखाता हूं, है ना, यहां तक क्लियर है। अब देखो एक और डायग्राम है ना, अब टेस्टिस का थोड़ा सा डिटेल में डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, किसी को यहाँ पे अभी तक कोई डाउट नहीं ना? नो सर। मैत्री लेट हो गई भैया आज ज्वाइन करने में। जैसे यहाँ पे वेदर बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, सो आप एक दफा लास्ट पैराग्राफ रिपीट कर देंगे? हाँ बिल्कुल कर देंगे। एक कहाँ से करना है हमना? सो फेलियर ऑफ टेस्टिस हाँ, टू फेलियर ऑफ डिसेंड इन टेस्टिस, हाँ, स्क्रोटम के फेलियर बाद ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटम causes sterility। ठीक है, और कुछ? नो सर। ठीक है, अब देखो समझो बात को। तो ये प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है ना, टेस्टिस। अब टेस्टिस का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो क्या है कि ये तो हम लोगों ने देखा, ये वास डिफरेंस ही थी। अब ये लिगामेंट होते हैं, जिन लिगामेंट की हेल्प से ये टेस्टिस, ये पाउच है ना, सस्पेंडेड रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे हैं कि इस तरह के, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब, है ना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जो चीज नहीं लिखी हुई है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये जो आपको पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, वी कॉल देम टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, है ना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब आप देखिए कि सबसे बाहर यहाँ पर आपको एक लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम पैराइटल लेयर बोलते हैं। इसके अंदर एक कैविटी है और इसके नीचे एक और लेयर है, विसरल लेयर, है ना। तो अंदर एक लेयर है, बीच में एक कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा है, और बाहर एक पैराइटल लेयर है। इसको हम लोग, इस पूरे कवर को बोलते हैं मिलाकर के ट्यूनिका वेजिनैलिस, है ना। क्या काम करता है ये? इसको प्रोटेक्ट करने का काम। ठीक है,
इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, इस कवर के अंदर है ना, यहाँ पर इसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं और इसका नाम है ट्यूनिका एल्बिनेजिया। ठीक है, तो ये बाहर ट्यूनिका वेजिनैलिस है और दूसरा ये अंदर वाला जो कवर है इसको हम लोग ट्यूनिका एल्बिनेजिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इनके अंदर पतली पतली इस तरह की ये ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। इन ट्यूब्यूल्स को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये एक्चुअली क्या होती है, इसका जो इंटरनल लेयर होता है, तो इसको आप अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद मैं इसका आपको ट्रांसपोर्ट सेक्शन दिखाऊंगा। तो इसको अगर इसका टीएस देखा जाए तो इसका टीएस ऐसा कुछ होता है। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इनके अंदर यहाँ पर अंदर वाली जो लेयर है, ये लेयर इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम, तो सिंपल सी बात है एपिथेलियम की ही बनी होती है ना, और इन्हीं में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, तो ये ट्यूब्यूल्स की मैं आपको टीएस दिखा रहा हूँ, इसे हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, इसी जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना। तो स्पर्म इन ट्यूब्यूल्स के अंदर पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद इन सभी जितने सारे लोब्यूल्स हैं इन सब के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद ये सबसे जाने वाली ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स यहाँ पे है ना, और ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स मिलकर के रेट टेस्टिस इसको बोलते हैं। रेट माने मतलब नेटवर्क जैसा, तो या इसी को मिडिस्ट्रियम टेस्टिस बोलते हैं। तो यहाँ पर रेट टेस्टिस या मिडिस्ट्रियम टेस्टिस सबसे आकर के स्पर्म यहीं पे इस नेटवर्क में इकट्ठा हो जाते हैं। इस नेटवर्क में इकट्ठा होने के बाद अब इस नेटवर्क से जब बाहर निकलते हैं, तो इस नेटवर्क से बाहर निकलने वाली जो ट्यूब्यूल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं इफरेंट डॉक्ट्यूल्स। इफरेंट डॉक्ट्यूल्स वो होते हैं जो इस नेटवर्क से स्पर्म को बाहर की तरफ ले जाते हैं। ऊपर आप देख पा रहे हैं ये हेड ऑफ एपिडाइडाइमिस है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया आपके साथ। ये जो हेड ऑफ एपिडाइडाइमिस है इसमें थोड़े समय के लिए स्पर्म इकट्ठा होते हैं, उसके बाद ये एपिडाइडाइमिस की बॉडी हो गई, ये टेल हो गई, और ये पीछे से घूम करके पीछे की तरफ से जो आई इसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं और इससे स्पर्म बाहर की तरफ रिलीज। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए टेस्टिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। They have protective coat, tunica albuginea, They have protective coat, tunica albuginea, and tunica vaginalis. Full stop. They are made up of, underline करेंगे, they are made up of loose connective tissue with abundant blood supply. They are made up of loose connective tissue with abundant blood supply. Next paragraph. There are 200 to 300 testicular lobule. There are 200 to 300 testicular lobule. Full stop. Each testicular lobule contain 1 to 4
seminiferous tubules 1 to 4 seminiferous tubules which have blood vessels and nerve cells as well. Full stop. The end of seminiferous tubule converge into rate testis full stop. Next paragraph. चाहे इनटू क्या? Into rate testis ये लिखा हुआ है, rate testis. Next paragraph. Seminiferous tubules is lined by germinal epithelium, ये वाला है ना, germinal epithelium, which are cuboidal in shape which are cuboidal in shape. ये वाला डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि एक और डायग्राम दिखाना पड़ेगा। अब ये वाला जो टीएस वाला डायग्राम दिखाना पड़ेगा। डायग्राम याद रखिएगा, डायग्राम भी पूछा जाता है 3 मार्कर क्वेश्चन में। देखो, मैंने आपको बताया वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो उनके अंदर अब आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर आपको ये जो पूरी लेयर ऊपर की दिखाई दे रही है, ये जर्मिनल एपिथेलियम है। इसमें बीच बीच में कहीं पे पिरामिडल ये लंबी लंबी सेल, इनको हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं। इनका फंक्शन पूछा जाता है। सर्टोली सेल एक्चुअली क्या करती हैं, जो डेवलप हो रहे स्पर्म होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम। जैसे हमने पढ़ा हुआ था प्लांट में टैपिटम, उसी तरह का फंक्शन इनका है। ठीक है, जैसे सिक्रेटरी टैपिटम थी वहां पे, उसी तरह से सिक्रेटरी टैपिटम की तरह फंक्शन करता है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम आपको दिखाई देंगे, ये बड़े बड़े। उससे फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, फिर उससे स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, और फाइनली फिर उससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है ये। ठीक है, बाहर की तरफ आप देख पा रहे होंगे ये लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करने का काम। ठीक है, तो कई बारी क्वेश्चन में डायग्राम के फॉर्म में ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये डायग्राम भी आप देखेंगे कई बार पूछा जा चुका है, और कई बार टेस्टिस का भी डायग्राम पूछा जा चुका है। तो डायग्राम के लिहाज से भी दोनों ही इंपॉर्टेंट। राइट, अब नोट करवा दिया, उसी में आगे आपको नोट करना है। क्या लिखा हुआ था अभी? Cuboidal in shape, germinal epithelium which are cuboidal in shape. ठीक है, there are a few large pyramidal supporting cell called Sertoli cell, called Sertoli cell, और इन्हीं को बोलते हैं नर्स सेल और
नर्व सेल which provide nutrition to developing spermatogonia. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से पहले क्या था सर? which provide nutrition to spermatogonia. ठीक है, यस सर. नेक्स्ट पैराग्राफ. सर्टोली सेल also provide also secrete. Sertoli cell also secrete androgen binding protein. नीट का क्वेश्चन है. Sertoli cell also secrete androgen binding protein which play a role in spermatogenesis. Full stop. They also secrete inhibin protein. They also secrete inhibin protein which suppress FSH, follicle stimulating hormone. Which also suppress FSH. Next point. Leading cells are also called interstitial cell. Leading cell are also called interstitial cell. They secrete male sex hormone. अंडरलाइन करेंगे. They secrete male sex hormone androgen into blood. सेल भी करते हैं और हाँ? ये सर्टोली सेल भी करते हैं एंड्रोजन और ये भी करते हैं एंड्रोजन. हाँ, नहीं, सर्टोली से ऊपर देखो ना. आपने They बोला था secrete सेल also. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ओके सॉरी ओके. है ना, तो वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट, वो प्रोटीन है और ये हार्मोन्स है. सो दे सिक्रीट androgens, the male sex hormone, into blood. ठीक है. यस सर. नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए. एपिडाइडामिस is a long tube. Epididymis. स्पेलिंग लिख सकते हैं? हाँ, स्पेलिंग ठीक है, नोट करो. EPI DI DY MES. थैंक यू. एपिडाइडामिस, मैं वो ओपन कर देता हूँ वाला डायग्राम फिर से. टेस्टिस का डायग्राम मैं फिर से ओपन कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आता रहेगा.
एपिडाइडेमिस ये वाला है ना। तो यहां तक हम कर चुके थे कि ये रेट टेस्ट में कन्वर्ज हो रहा था, है ना। एपिडाइडेमिस इज a long tube greatly coiled, elongated, full stop. In the head of epididymis, ये वाला, in the head of epididymis, in the head of epididymis, sperm undergoes physiological maturation, acquire motility and fertilizing capacity. Full stop. And fertilizing capacity. Motility and fertilizing capacity. Full stop. They are stored here for short time period before entering into vas deferens. फुल स्टॉप। इसी में नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करेंगे। इफ sperms are not ejaculated, they are reabsorbed in vas deferens. If sperms are not ejaculated, they are reabsorbed in vas deferens. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, vas deferens is about 40 centimeter long and slightly coiled tube. क्लियर है? तो देखो ये 40 तो centimeters. हाँ हाँ बोलिए। 40 centimeters. 40 है ना। ओके, अब देखिए यहां तक हो गया है ना। तो मैंने आपको ये यहां तक बताओ पहले, कोई दिक्कत? मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर समझा दिया पूरे टेस्टिस का, और हमने सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स का दोनों का स्ट्रक्चर, इसका भी स्ट्रक्चर समझ लिया। कोई डाउट किसी को कहीं पे, कोई कंफ्यूजन? No, sir. तो अब एक चीज और, अब इसमें से मैं आपको बता रहा था, फिर अपने पहले वाले डायग्राम पे आते हैं जिससे कंप्लीट पिक्चर बन रही थी। ये वाला है ना।
तो अब हमने टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उनका स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हमें समझना है ये जो एसेसरी ग्लैंड्स है ना, तो एक हमारी हो गई सेमिनल वेसिकल, इसका फंक्शन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका फंक्शन, कॉपर्स ग्लैंड इसको बोलते हैं, इससे कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया, सेमिनल वेसिकल से भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी क्वेश्चन, तीनों ग्लैंड से क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा कई बार तीनों से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है ना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की जगह कॉपर्स ग्लैंड दिया हुआ था 2 बार, तो ये सेम चीज है, बल्बो यूरेथ्रल एंड कॉपर्स ग्लैंड बोथ आर द सेम। तो इन तीनों के फंक्शन को हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो आप हेडिंग डालेंगे एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, एसेसरी सेक्स ग्लैंड, सॉरी, पहली हमारी ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, ये वाला सेमिनल वेसिकल। It is about 4 centimeter long and coiled. Full stop. It do not store sperm. अंडरलाइन करेंगे, ये इसका फंक्शन नहीं है, स्टोर नहीं करती है। It do not store sperm. It contribute yellowish, slightly alkaline, viscous seminal fluid. सर एक जैसे ये वाला सेंटेंस, It contribute yellowish, slightly alkaline, viscous seminal fluid that contain the sugar fructose, underline, that contain the sugar fructose, comma, a coagulating enzyme, comma, ascorbic acid and hormones like सर कौन सा एंजाइम? uh, coagulating enzyme, comma, ascorbic acid and hormone like prostaglandin, hormone like prostaglandin, फुल स्टॉप। इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, फ्रक्टोज प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म फॉर स्विमिंग, प्रोस्टाग्लैंडिन stimulate contraction of female genital tract to help meeting sperm and ovum in oviduct, ठीक है। So contraction of female reproductive tract to help meeting sperm and ovum in oviduct। तो
प्रोस्टाग्लैंडिन का इम्पैक्ट फीमेल की ट्रैक्ट में पड़ता है, ना कि मेल की ट्रैक्ट में पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म स्विम करके कहां तक पहुंचता है? फेलोपियन ट्यूब तक, जहां पर दोनों फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी वो फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड पे आ जाते हैं। इट सिक्रीट a thin milky it secrete a thin milky and slightly acidic fluid which is discharged at prostatic part of urethra, which is discharged at यहाँ पे prostatic part of urethra, full stop. It contain citrate and anticoagulant enzyme. Contains It contain citrate and anticoagulant enzyme. citrate मतलब Citrate, citrate होता ना? ओके सर, citrate ओके सर। Citrate and anticoagulant enzyme, मतलब जिससे कि स्पर्म कोगुलेट ना होने पाए, एंटीकोगुलेंट एंजाइम, फुल स्टॉप। सिक्रीशन नरिश एंड एक्टिवेट स्पर्मेटोजोआ। थर्ड ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसी को भाई साहब हम लोग बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड दोनों एक ही चीज है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। नोट करेंगे, दे सीक्रेट alkaline mucus which is discharged Sir, secrete alkaline mucus which is discharged into urethra full stop. This mucus coat urethra. सर डिस्चार्ज के बाद क्या था? This mucus discharged to urethra, discharged to urethra full stop. The mucus coats urethra before sperm are released, full stop. This serve to neutralize any acidic urine remain, any acidic urine remain in urethra. क्लियर भाई? यस सर। ना, तो ये था हमारा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहीं पे कोई डाउट हो बताइए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बोले भाई, किसी को कहीं पे कोई सा भी डाउट पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको कहीं पे ना समझ में आया हो, बताएं।
एक बार देखिए फिर से, चेक कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम के लिए और दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको मैंने आप डायग्राम पहला वाला वो दिखाया था टीएस का, और इसका टेस्टिस का आपको दिखाया था, और सेमनिफरस ट्यूब्यूल को टीएस का दिखाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में भी। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? नो सर, नो सर। ठीक है। अच्छा, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो और नोट कर लीजिए। नोट करेंगे। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी, थोड़ा सा पॉइंट लिखेंगे। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी इज द पीरियड व्हेन reproductive organ becomes functional. Puberty is the period when a reproductive organ become functional. In male, it is attained between the age of 13 to 16. Full stop. It is triggered by secretion of testosterone hormone. It is triggered by secretion of testosterone hormone in males. In the testis. By secretion of टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मैं लिख देता हूँ, टेस्टोस्टेरोन, secretion of testosterone hormone in male testis. ठीक है? तो this was, है ना, this was all about male reproductive organ, है ना? और let me check, मुझे भी चेक कर लेना दो, तो नहीं रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस बाद में कहूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मैं तब तक थोड़ा सा समझा देता हूँ। कौन गया हो गया? ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूँ। सिंपल है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट फीमेल इज सिंपल। देखो भाई,
देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको यूट्राइन फंडस कहा जाता है ना, और अंदर ये जो खाली जगह है इसको यूट्राइन कैविटी कहा जाता है। फीटस जब डेवलप होता है तो इसका स्पेस बढ़ सकता है और ये अपने आप को, अपने स्पेस को 500 टाइम इंक्रीज करने की कैपेबिलिटी है ना। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को फर्दर हम कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये वाला पार्ट इस्थमस होता है, इसको एम्पुला कहते हैं, इसे इनफंडिबुलम बोलते हैं। एम्पुला ही मेनली वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन में मैं आपको नोट भी करवा दूंगा और आपको दिखाऊंगा भी कैसे फर्टिलाइजेशन। तो ये पूरी फैलोपियन ट्यूब हो गई। ये ओवरी होती है और ओवरी, ये जो चारों तरफ आपको यहाँ पे टिश्यूज दिख रहे हैं, ये लिगामेंट है। इन लिगामेंट की हेल्प से ओवरी सस्पेंडेड रहती है और ओवरी से यहाँ तक ये इनफंडिबुलम वाला पार्ट, और इनफंडिबुलम के बाहर ये जो पाइप है चौड़ा सा, इसको इनफंडिबुलम बोला। बाहर फेम्ब्रेनेई, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह के स्ट्रक्चर है ना। तो अब जब ओवरी में एग का फॉर्मेशन होता है तो एग तो खुद में मोटाइल नहीं होता है, तो एग निकल करके यहाँ आता है, रिलीज होता है, रप्चर होता है और ये निकल करके आता है। एग यहाँ पर आता कैसे है जबकि खुद में मोटाइल नहीं है? तो जो फेम्ब्रेनेई होती है ना, सक्शन प्रेशर क्रिएट करती है, ये इस तरह से मूवमेंट करती है, इस तरह से, और जिससे क्या होता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। इस सक्शन प्रेशर की वजह से ये जो फेम्ब्रेनेई होती है इसको एग को सक कर लेती है। ठीक है, सक करने के बाद ये इनफंडिबुलम में चला जाता है, इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला में चला जाता है। एम्पुला में पहुंचने के बाद यहां पर एग फर्टिलाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देखिए, सबसे बाहर वाली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सबसे बाहर वाली जो वॉल है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम, है ना। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अंदर वाली मायोमेट्रियम ये मस्कुलर से बनी हुई है, इसमें मूवमेंट होता है, ये मसल्स बनी हुई है। अंदर वाली जो वॉल है इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम वो वॉल होती है, ये बनती और बिगड़ती रहती है। ठीक है, हर मंथ में एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है और मंथ के आखिरी में एंडोमेट्रियम, मतलब आफ्टर 20 डेज ये ब्रेक हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन प्यूबर्टी के बाद इसलिए स्टार्ट होता है कि एग रिलीज होगा। एग रिलीज होने के बाद एग यहां पर आकर के, यहां से निकल करके यहां पे इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट होने के बाद फर्टिलाइज होगा और जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के बाद फीटस का फॉर्मेशन। लेकिन जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम टूटने लगती है और 28th डे एंडोमेट्रियम टूट करके मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो के फॉर्म में यहां से सर्विक्स वाले पार्ट से, इसको हम सर्विक्स कहते हैं, और ये सर्विकल कैनाल है, सर्विकल कैनाल से बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है और पूरी की पूरी वॉल ब्रेक हो जाती है। फिर फर्स्ट डे से फिर से वॉल बनना स्टार्ट होती है। तो ये वॉल बनती और बिगड़ती रहती है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जाइगोट यहां आ जाता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन कहते हैं, कई सारी सेल में डिवाइड होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है ना, और ब्लॉक हो जाने के बाद और ये वॉल मेंटेन रहती है और धीरे धीरे यहाँ पे वॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है और ये वॉल ब्रेक नहीं होती। लेकिन जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक ये वॉल ब्रेक होती रहेगी। इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल, इस रिलीज होने वाले सब्सटेंस को मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो कहते हैं और इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। है ना। तो ये सब चीजें अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं सर। कौन कौन है? आर्यन, कोई डाउट भाई? आज ही आए हो क्या तुम? लास्ट क्लास में थे? यस सर। हाँ। अच्छा थे, ओके। मैत्री? नहीं सर, नहीं है डाउट। इससे पहले का वो जो मिस कर दिया मैं देख लूंगी वीडियो से। अच्छा ठीक है, चलो देख लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। आमना, अनुष्का? No doubt, sir. अच्छा, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना। प्लांट वाला तो थोड़ा सा इजी था, हालांकि टफ ये भी नहीं है,
लेकिन ये दोनों ही चैप्टर रिप्रोडक्शन के बोर्ड और नीट दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एंगल से देखोगे तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, और अगर नीट के एंगल से देखोगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखे कि ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो Yes, मिलते हैं yes, नेक्स्ट क्लास में। हाँ बताओ। थैंक यू सर। बाय ठीक है, सर। बाय बाय, वेलकम, बाय thank you bye sir, sir, thank thank you you so much. sir. बाय, वेलकम, बाय बाय।